जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा को ध्यान रखकर ये आपका सेशन का आयोजन किया गया है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज आपका होगा। अब तक मैं 4 प्रैक्टिस सेशन में आपको करवा चुका हूं और आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और इसके लिए जो है आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप जो है निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि आप इस बार एक वर्दी अपने पास करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और आप करके भी रहेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आज आपका मॉडल पेपर 5 होगा और एक चीज़ यहाँ पे आप ये भी कीजिएगा, इस पेपर को सॉल्व कीजिए, अपना मूल्यांकन करिए और जब ये वीडियो ख़त्म होता है तो वीडियो ख़त्म होने के पश्चात कमेंट सेक्शन में आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, कितने आपने अंक सही अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे, गलत आपको नहीं लिखना है, सही से आपको लिखना है। और साथ ही साथ किस संस्था में आप पढ़े हैं मुझसे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे निश्चित रूप से। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। देखिए, मॉडल 5 एक कदम सफलता की ओर, निश्चित रूप से एक एक करके हम जो है सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल के लिहाज से, इसको आपको ध्यान देना होगा, है ना। कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन अगर देखा जाए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विद्यापीठ और एक आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यह आपसे पूछा गया है। पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं और फिर जो है अन्य विकल्पों का एक्सप्लेनेशन करता हूं। चलिए, अगर इस प्रश्न की बात करिए, सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा गया है और इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है आप बताएंगे? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह 1887 में एक अंग्रेज विलियम गयूर के द्वारा की गई थी, है ना। वर्ष 2005 में, याद रखिएगा, वर्ष 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दिया जाता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। स्थापना वर्ष भी आपसे पूछा जाता है, स्थापना वर्ष 1887 बताइएगा विलियम गयूर के द्वारा, और 2005 में इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाता है। ये तो इलाहाबाद की बात हो गई। अब देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप बीएचयू के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की जाती है और किसके द्वारा की जाती है तो आप बताएंगे? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1916 में ही स्थापित होता है और 1916 में ही जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपका यह भी बन जाता है, यहाँ पे जो पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, आपने कह दिया बिल्कुल इलाहाबाद। लेकिन अगर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दें, ऑप्शन सेम रखा जाए और कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, और अगर तब आप इलाहाबाद लगाते हैं तब उत्तर आपका गलत होगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दिया गया है 2005 में इलाहाबाद को, और 1916 में ही आपकी बन के तैयार हो गई बीएचयू और उसी वर्ष इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। तब उस कंडीशन में आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका सही हो जाएगा। पहला विश्वविद्यालय मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे। चलिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर बात करिएगा तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो आपका है, इसे देखिए स्टार्टिंग में जो है 1875 ईस्वी में एक मोहम्मदन आपके थे, सर सैयद अहमद खान, है ना। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जो है इसकी स्थापना की जाती है 1875 में, और 1920 में इसको जो है बनाया जाता है यूनिवर्सिटी, है ना। तो याद रखिएगा 1887 में आपका बनता है इलाहाबाद, 1916 में बनता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में,
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में 1875 में, है ना। ये सब चीज़ एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात कर लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से कितनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी रेलगाड़ी चलती है ये आपसे पूछा गया है। और इस प्रश्न का उत्तर भी जो है मेरे विद्यार्थी तो कम से कम नहीं गलत करेंगे, है ना। 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है और एक आपका 1 दिया है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता दूं, कितनी रेलगाड़ियां भारत पाकिस्तान के बीच में हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जब ये प्रश्न पूछा गया होगा उस समय के अनुसार इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है 2। केवल 2 रेलगाड़ियां जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में चलायमान थी। एक का नाम था समझौता एक्सप्रेस और एक का नाम है थार एक्सप्रेस, है ना। लेकिन अगर यही प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछ दे, इस समय पूछ दे कि वर्तमान समय में भारत पाकिस्तान के बीच में कुल कितनी रेलगाड़ियां हैं, आज की डेट में एक भी नहीं है, मतलब 0, शून्य बटा सन्नाटा। क्यों? यह रेलगाड़ियां तभी चलायमान होती हैं जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में मित्रवत संबंध रहते हैं। आपको मालूम है 2018 में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, है ना। इसके पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा जो है संबंधों में तल्खी रही है और परिणाम स्वरूप इन दोनों इस मतलब 18 के बाद 4-5 साल आपके बीत गए हैं। वर्तमान समय में ये दोनों ही गाड़ियाँ चलायमान नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 रेलगाड़ी, समझौता और थार एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से यह भी लिया गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म किस जिले में हुआ था? और इस प्रश्न का उत्तर भी मेरे विद्यार्थी गलत नहीं करने वाले हैं। कानपुर दिया है, लखनऊ दिया है, वाराणसी दिया है और आपका प्रयागराज दिया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो आप बताइएगा, ऑप्शन डी प्रयागराज, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को जो है, हाँ 29 अगस्त याद रखेंगे, 29 अगस्त को जो है इनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 4 की बात करिएगा तो पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा राव फुले, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पहले प्रश्न का उत्तर और फिर जो है इस प्रश्न की झन्नाटेदार व्याख्या, क्योंकि इस प्रश्न की व्याख्या से भी आपको एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं। जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक गुरु थे। ज्योतिबा राव फुले, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने जा रहे हैं। इन्होंने सत्यशोधक समाज, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको मत भूलिएगा, सबको भूल जाइएगा, इनको मत भूलिएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक पूछा जाता है ज्योतिबा राव फुले, बताइएगा। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, एक रचना है, वह मैं आपसे जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में ज्योतिबा राव फुले की एक महत्वपूर्ण रचना का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और उम्मीद है कि इसका उत्तर भी आप देने में सक्षम होंगे। नहीं मिलता है मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। साथ ही साथ इन्होंने ही जो है वेदों की ओर लौटो नारा दिया था और साथ ही साथ इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई थी। और कहाँ पे लहराई थी? तो आप बताएंगे, आगरा में। चलिएगा, ज्योतिबा राव फुले की रचना आपको मुझे बतानी है, याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 5 की अगर बात कर लीजिएगा, दिया गया कि विश्व कप क्रिकेट 2023 में भारत ने अपना मैच किस देश के खिलाफ खेला था? ये प्रश्न कुछ अजीब लग रहा है। देखिए, प्रश्न कुछ ऐसे होना चाहिए, मुझे यहाँ तक लगता है। इसमें लिखा है विश्व कप क्रिकेट 2023 में भारत ने अपना मैच किस देश के खिलाफ खेला था? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो यहाँ तो चारों ही से एक मैच खेल चुका है। यहाँ पे मुझे लगता है करेक्शन ये होना चाहिए कि भारत ने अपना पहला मैच, है ना, भारत ने अपना पहला मैच किस देश के खिलाफ खेला था, यह प्रश्न आपका उत्तर होगा। और अगर हम पहला को इंडिकेट करते हो सकता है मिस टाइपिंग में आपका गलत हो गया हो, टाइप नहीं हो पाया हो, है ना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, किसके खिलाफ अपना पहला मैच भारत ने खेला था, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और कहाँ पे खेला था, तो चेन्नई में, है ना। चेन्नई में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला मैच हुआ था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने मैच खेला था कहाँ पर, कलकत्ता बताइएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 बार मैच हुआ है, एक सेमीफाइनल में हुआ है और एक आपका स्टार्टिंग मैच था। स्टार्टिंग जो मैच था धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, और जो सेमीफाइनल हुआ था वो आपका संभवतः मुंबई में हुआ था। इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में आपका हुआ था। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण मैचेज हैं। हो सकता है कि स्पेशली लखनऊ वाला, चूँकि यूपी में हुआ था ये मैच, तो मे भी हो सकता है कि ये भी मैच आपका एग्जाम में आ रहा है ना। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यह आपसे पूछा गया है। त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है या फिर राजस्थान है। कौन नहीं गुजरती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखिए कर्क रेखा और भारत के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, और यह प्रश्न भी आप गलत नहीं करेंगे। यूपी ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश से रेखा नहीं गुजरती है। 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, और कौन कौन से हैं, तो देखिए एक आपका गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, और सर्वाधिक लंबाई एमपी में है, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। और याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे माही। और कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाती है तो आप बताएंगे रांची, है ना। फिलहाल प्रश्न का उत्तर क्या है, कहाँ से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, तो आप बताएंगे कहाँ से, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिए। भारत में सहायक संधियों का जनक किस वायसराय को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। किस वायसराय को भारत में सहायक संधियों का जनक माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स दिया है, कॉर्नवालिस दिया है, लॉर्ड वेलेस्ली दिया है और रॉबर्ट क्लाइव दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर और फिर जो है झन्नाटेदार व्याख्या। देखिए, सहायक संधि का जनक किसको कहा गया है, आप बताइएगा लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। ये तो प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। वारेन हेस्टिंग्स की बात करिएगा तो यह जो हैं आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवाओं का जनक माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा ही जो है आपका कहाँ पे है, वह गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो गाजीपुर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस्तेमारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक भी जो है कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। और पहला गवर्नर जनरल जिसे अपने नियंत्रण परिषद के सदस्यों के साथ या कहिए उनके निर्णय को रोकने का अधिकार प्राप्त हुआ था, वो भी आपका क्या है, कॉर्नवालिस है। ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव, इनसे आप भली भांति परिचित है, बंगाल के पहले गवर्नर। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं। नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम और वीवी गिरी, है ना। देखिए प्रश्न का उत्तर और फिर व्याख्या इसको देखते हैं। व्याख्या देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप केवल 1 लाइनर उत्तर की तरफ ना जाएं, बेहतर होगा। जो मैं 4 ऑप्शन की व्याख्या कर रहा हूँ ना, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा और उसको अच्छे से सुनिए, रिवाइंड करके सुनिए। अगर एक बार छूट जाता है तो रिवाइंड करके सुनिए। उसका जो है क्या करिएगा, एक शॉर्ट नोट तैयार करिएगा पतला सा, उसका रिवीजन करके जाइएगा। निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। चलिए, कौन एकमात्र गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हैं, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब इन्होंने पद ग्रहण किया था उस समय एनडीए के उम्मीदवार थे और किसी भी पार्टी से इनका संबंध नहीं था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे। इनका क्रम बताना है, 10वां है कि 12वां है कि 14वां है, जो भी है ना। पहली चीज़, एपीजे अब्दुल कलाम को आप क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अग्निम 5 के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और साथ ही साथ इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, जो कि एग्जाम में हमेशा बहुधा आपसे पूछ ली जाती है ना। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और मिशन 2020 जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हो गई। वीवी गिरी
भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना करानी पड़ी थी, एक बार कुछ फाल्टिंग हो गई होगी तो दूसरी बार मतगणना किया गया, तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति और जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी की अगर बात कर लीजिए तो यह जो है भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। तो 4 ऑप्शन 4 की व्याख्या, इसको आप जरूर नोट करिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनने वाला है। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम 9 की बात कर लें, देखो पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर भी मेरे विद्यार्थी गलत करने वाले नहीं हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है, यह किस नदी पर स्थित है, यह आपसे पूछ लिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी दिया है, दिबांग नदी दिया है, सुबनसिरी दिया है और लोहित नदी दिया है। देखिए भूपेन हजारिका सेतु कहिएगा या इसी को आप कहते हैं ढोला सादिया, है ना, ढोला सादिया पुल, ठीक है। ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। यह असम में स्थित ढोला को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित ढोला को जोड़ता है सादिया से, यही कारण है कि इसको आपने ढोला सादिया पुल भी कहा है। 10.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी और ये किस नदी पर स्थित है, तो प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर स्थित है। और इसी लोहित नदी को लाल रंग की शैवालों की अधिकता होने के कारण क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे खून की नदी, यानी ब्लड रिवर भी कहा गया है लोहित को, खूनी नदी कहा जाता है ना, पहली चीज़। ब्रह्मपुत्र की अगर आप बात कर लीजिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में प्रवाहित होकर लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। निकलती कहाँ से है, तो आप बताएंगे आंग्सी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। आंग्सी ग्लेशियर या इसी को आप शायद कहते हैं चिमांग यूडुंग ग्लेशियर, है ना, निकलती है। सांगपो या यारलुंग के नाम से तिब्बत में जाना जाता है इसको, बांग्लादेश में यमुना कहा गया है। और इस नदी पर जो है एक पुल आपका पड़ता है, उस पुल का नाम कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना, मैंने बताया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहूँगा, ब्रह्मपुत्र पे कौन सा पुल है। दिबांग और सुबनसिरी ये दोनों ही जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, यह वाक्य मैंने बार बार लिखा है आपके लिए कि आपको ये हमेशा स्मरण रहे कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर एक नई उमंग, नया जोश आपका बना रहे। 10 प्रश्नों के साथ आपका आधा पूरा होता है, यानी इतने ही आधा सफ़र हमने पूरा कर लिया है और इतना ही समय अभी हमको और यहाँ पे एक्सपेंड करना है। देखिए कौन सुमेलित नहीं आपसे पूछा गया है, एक तरफ जो है आपका पुस्तक का नाम है और एक तरफ आपका जो है रचनाकार है ना। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक दिया गया है, राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की है और हर्षचरित जो है बाणभट्ट की है। और एक ऑप्शन आपको दिया गया है उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पे जो है चूँकि सभी इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं और अक्सर एग्जाम में बहुत अल्टरनेट करके पूछी जाती रही हैं, तो इसको मैंने जानबूझ के कहा कि इसका एक उत्तर से होना चाहिए सभी सुमेलित है, ताकि इन सभी को आप नोट कर लें, एग्जाम में आपको मिलनी है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कृतियाँ सुमेलित हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरणाचार्य रहे हैं संस्कृत भाषा के। कल्हड़ की राजतरंगिणी है, कभी कभी आपसे यह पूछ लिया जाता है कि जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है उसमें किस राज्य का उल्लेख किया गया है, तो कश्मीर आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तर, है ना, कश्मीर संबंधित है। और हर्षचरित आपका जो है बाणभट्ट है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताना है आपको, है ना। B7 साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। B7 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर पेंटोथोइक एसिड, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फोलिक एसिड, इसका जो है फोलिक एसिड नहीं होगा, ये जो आपका बी होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है। क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड तो आपका सी है, विटामिन सी, पेंटोथोनिक B5 होता है आपका और फोलिक एसिड आपका अलग, बायोटिन आपका राइट आंसर होगा ना। प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और संभवतः करंट संबंधित है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से नोट करिएगा, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं।
यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है ना। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। खसरा और रूबेला दिया है, खसरा और गलसुआ दिया है, रूबेला और तपेदिक दिया है और इन्फ्लुएंजा एवं तपेदिक दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, खसरा और रूबेला जो है इसका क्या है राइट आंसर होने जा रहा है। इसको आप अपने फेयर नोट्स में बढ़िया से लिखिएगा, आने की संभावना आपकी रहेगी। एक प्रश्न आपके लिए, आप मुझे बताएंगे कि विश्व तपेदिक दिवस है ना, विश्व तपेदिक दिवस कहिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस कहिएगा, या विश्व टीबी दिवस कहिएगा, किस तिथि को मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिए। दिया गया कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? कहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, जम्मू, तमिलनाडु और कर्नाटक, है ना। हालांकि अब जम्मू कश्मीर भी खत्म हो चुका है। पहले का प्रश्न आपका रहा होगा। तत्कालीन प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में दो सदन आपके नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था आपकी है। टोटल आपके छः हैं जहाँ पर दो सदन व्यवस्था आपकी नहीं पाई जाती है, और वो आपको मालूम होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा कौन से 6 आपके हैं। 14वां प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछता है तब तो आप राजेंद्र प्रसाद बताते हैं। अस्थायी अध्यक्ष पूछता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बताते हैं। संविधान सभा की संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से लिया गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? 1947, 1937, 1971 और 1989, है ना। किस वर्ष उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी होगा, 1989, यानी 1989 में यह काम किया जाता है। और इसी 1989 में ही जो है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की भी स्थापना की जाती है। तो 1989 से 2 प्रश्न बनता है, एक तो उर्दू को आपने स्वीकार किया था राज्य भाषा के रूप में, और उत्तर प्रदेश राज्य की परिवहन निगम की स्थापना कब होती है? तो 1989 में होती है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा संस्कृत है, उस राज्य का नाम आपको बताना होगा। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 72 दिया है, अनुच्छेद 61 दिया है, अनुच्छेद 58 दिया है और अनुच्छेद 76 दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर और बाकी बाद में अन्य सभी अनुच्छेदों की चर्चा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका बनना ही बनना है। स्क्रीनशॉट लेके आप ले सकते हैं, है ना। देखिए, महाभियोग किससे संबंधित है आप बताएंगे। अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली कहाँ से गई है? तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति, ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है, यानी यदि राष्ट्रपति अपने ऐसा काम करता है जो कि संविधान से इतर हो, संविधान से अलग हो, या मनमानी करता है या निरंकुशता का परिचय देता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, और यह प्रावधान आपका अनुच्छेद 61 में है। पहली चीज़। अनुच्छेद 72 को आप देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी दुर्दांत अपराधी को मृत्युदंड से मुक्ति या क्षमा दे सकता है। 72 बता दीजिएगा। अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति के जो क्या कहते हैं उसे, जो योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, उसका उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 76 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत की अटॉर्नी जनरल कौन है, यानी महान्यायवादी कौन है। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन, अंतिम
धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा आपकी जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस राज्य में स्थित है ना? ये तो सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हम ये क्यों पूछेंगे आपसे, किस राज्य में है? 6 राज्यों में आपका पूरा पूरा ऑस्ट्रेलिया डिवाइड है, और किस राज्य में जो है आपका कैनबरा स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। विक्टोरिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, है ना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कैनबरा है ना, वह न्यू साउथ वेल्स में है। न्यू साउथ वेल्स में आपका कैनबरा स्थित है, तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, आप बताएंगे सिडनी। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबॉर्न। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ, है ना? ये राजधानी जो मैंने अभी आपको बताई, विक्टोरिया से लेकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक, इनकी राजधानी भी आप याद रखिएगा, क्योंकि डीपली क्वेश्चन जब आते हैं तो इनकी राजधानी भी आपसे पूछ ली जाती है। एक बार फिर से देखिए, विक्टोरिया की राजधानी मेलबॉर्न, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ। कैनबरा किस राज्य में है? तो आप न्यू साउथ वेल्स बताएंगे। 18वां क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना? एक तरफ मेला है और एक तरफ संबंधित क्षेत्र है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है और मेला महोत्सव आपके एग्जाम में आ रहे हैं, है ना? देवी पाटन मेला बलरामपुर में है, बिल्कुल है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में है, यह भी आपका सुमेलित है। गदरी मेला बलिया दिया है, ये भी आपका सुमेलित है। नौचंदी मेला आपका दिया है यहाँ पे सहारनपुर, जो कि उत्तर होगा आपका गलत, क्योंकि नौचंदी मेला सहारनपुर में नहीं है, बल्कि यह लगता है मेरठ में, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तब बच गया सहारनपुर। सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएंगे। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि सेशन ख़त्म होने के बाद आपने कितना मार्क्स गेन किया है, अपना मार्क यहाँ पे लिखेंगे, है ना? और आप किस संस्था में मुझसे पढ़े हैं उसका आप जिक्र करेंगे यहाँ पे। नाम नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन किस संस्था में पढ़े हैं वो ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी को आप उत्तरी पिनाकिनी के नाम से जानते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन। सोन नदी, बैगाई नदी, पेन्नार नदी या फिर चंबल नदी। पहले प्रश्न का उत्तर और फिर प्रश्न की झन्नाटेदार व्याख्या। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, उत्तरी पिनाकिनी के नाम से कौन जाना जाता है, आप बताएंगे। दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है पेन्नार नदी, आंध्र प्रदेश में, ये आपके उत्तरी पिनाकिनी है ना? देखिए, सोन नदी की बात करिएगा तो सोन नदी निकलती है कहाँ से? अमरकंटक के पठार से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है और बिहार राज्य में सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है ना? ये पूछा जाता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी ऐसी है जो उत्तर वाहिनी है, आप सोन बताइएगा। बैगाई नदी दक्षिण भारत में बहती है और इसी किनारे जो है आपका मदुरै शहर स्थित है, जिसे आप दक्षिण भारत का वाराणसी भी कहते हैं। चंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, निकलती कहाँ से है? तो जनापाव की पहाड़ी, एमपी से इसका उद्गम होगा, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है, इटावा के समीप मिल जाती है यमुना में। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने के लिए जानी जाती है, और साथ ही साथ यही नदी है जहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। तो चंबल नदी से 2 प्रश्न याद रखिएगा, यमुना की सहायक है, घड़ियाल संरक्षण के लिए फेमस है, और तीसरी चीज़ सबसे अधिक अवनालिका अपरदन करती है ना? आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20, कांग्रेस कि किस अधिवेशन में नरम पंथ और गरम पंथ का उदय हुआ था? या दूसरे शब्दों में इसी प्रश्न को ऐसे पूछा सकता है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम पंथ और गरम पंथ के रूप में, है ना? हरिपुरा अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या फिर वाराणसी अधिवेशन। पहले प्रश्न के उत्तर और फिर जो है व्याख्या, है ना? देखिएगा, देखिए, किस अधिवेशन नरम पंथ और गरम पंथ का उदय होता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होने जा रहा है, 1907 का सूरत अधिवेशन, है ना? इस अधिवेशन में नरम पंथ और गरम पंथ का क्या होता है? अभ्युदय होता है या कांग्रेस का विभाजन होता है, और इसकी अध्यक्षता आपसे पूछी जाती है। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे रास बिहारी घोष। पहली चीज, 1916
1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और इसी अधिवेशन में पुनः जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो गई थी। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। और किस अधिवेशन में जो है पुनः एक हुए थे? तो आप 1916 बताइएगा। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ये तो हो गया। हरिपुरा अधिवेशन की बात कर लीजिएगा, तो हरिपुरा अधिवेशन आपका 1938 में होता है, गुजरात में हरिपुरा स्थित है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, है ना। लखनऊ अधिवेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी चर्चा आपकी हुई थी, यहीं पे एकीकरण हुआ था। वाराणसी अधिवेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 1905। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के, इन्होंने जो है वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले की एक बहुत ही फेमस किताब है, बहुत ही अच्छी बुक है, एक संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित कौन सा संगठन था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, ये रहा बेहतरीन सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं और अपनी संस्था का नाम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सेशन खत्म होने के बाद भाई का प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इतना शेयर कर दीजिए कि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुँच जाए जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इस सेशन के लिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। धन्यवाद। अगले दिन सुबह पुनः मैं एक नए जोश के साथ आपके सामने 20 नए बेहतरीन प्रश्नों के साथ उपस्थित रहूँगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।